नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। आज बात करेंगे जेनजी की। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से लेकर झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश में एक नेता बाकी नेताओं को अंकल कह रहे हैं और खुद को जेनजी बता रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी जैसे नेता भी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जेनजी जुड़े हुए हैं। आकाश आनंद के अंकल वाले बयान की चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम में आए भीड़ की भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री रील बनाते हुए बहुत पहले ही हेलो फ्रेंड्स कह चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि 27 के चुनाव में ये जेनजी, ये फ्रेंड्स किसका साथ देंगे? क्या आकाश आनंद की वापसी बसपा में जेनजी वोट को जोड़ पाएगी? ये सब कुछ आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान टाइम्स की कंसल्टिंग एडिटर सुनीता एरन जी। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। आ, नमस्कार, थैंक यू। ये है कि कैसे देख पा रही हैं आप इस पूरे जेंजी वर्ग को, क्योंकि बड़ा अंतर है। आप लोगों ने वो पॉलिटिक्स देखी जब अखबार के जरिए खबरें आती थी, फिर टेलीविजन आया, अब मोबाइल आया, इंस्टाग्राम, पहले ट्विटर आया, यूट्यूब आया, अब इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, लैंग्वेज अलग है। आप इसका पॉलिटिकल लैंग्वेज क्या देख रही हैं जो सब कुछ जेंजी के इर्द गिर्द हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है जब हम जेंजी की बात करें, एक चीज जो वहां से निकल के आई है जंतर मंतर से, कि दे आर फियरलेस। हाँ, वो जी। अपनी बात कहेंगे और उसके लिए उनको बहुत इनोवेटिव भी है, बहुत क्रिएटिव भी है। वो अगर उनको लगता है कि हमें अपनी बात लड़के कहनी है तो वो उस तरह से कहेंगे। अगर उनको जब लाठी चार्ज हो और उस समय वो नेशनल एंथम गाना शुरू कर दें, वो वैसे करेंगे। तो वो जो एक इंटेलिजेंट हमारी जो यूथ है, वो हर तरह से अपनी बात करेगा। और मेरा जहां तक ख्याल है, उनके लिए पॉलिटिक्स इतनी जरूरी नहीं है। वो जब बातें अपनी उठा रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है। वो आज की तारीख में अपनी बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपना फ्यूचर इस समय ब्राइट नहीं दिखाई देता, तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और गवर्नमेंट में इस समय बीजेपी है, तो बीजेपी का भी एक जो उन्होंने सनातन के नाम पे और जो राम मंदिर के बाद रिलीजन के नाम पे जो यूथ को अपने साथ लिया था, आज की तारीख में वो 10 साल के बाद उस यूथ को लग रहा है, अरे इससे तो हम मंदिर तो चले जाएंगे, पर जॉब्स का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा। तो हार्ड रियलिटीज अब उसके सामने है और इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, आप तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा उनका ध्यान अपने मुद्दों पर है, लेकिन जब से ये हुआ है तब से लगातार हर पार्टी साधने की कोशिश कर रही है। मैं थोड़ा उस पार्टी से बात करना शुरू करता हूँ जो यूपी में अभी तीसरे नंबर पर नजर आ रही है, बसपा। अ, आकाश आनंद बहुत लंबे समय के बाद लौट कर आए, उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में उनका फोकस इधर ही रहा और वो बहुत लाइन चर्चा में रही। आपने भी सुनी होगी कि राहुल अंकल, अखिलेश अंकल, एक तरीके से जो उनके सामने विपक्ष की लीडरशिप है उसे अंकल कहते हुए खुद को ज़्यादा यंग बताने की एक कोशिश नज़र आती है। वो अपनी उम्र ही बता गए 30 साल। आप बसपा के आकाश आनंद के इस प्रयोग को आप कैसे देख रही हैं? क्या आप देख पा रही हैं कि क्या इससे कोई परिवर्तन बसपा की राजनीति में होने जा रही है? रजत, मैंने जो कहा कि इन लोगों के लिए अपने मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उन इश्यूज के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं ना। आज की तारीख में जो बच्चा 15-16 साल का है, वो जब 29 का इलेक्शन होगा, वो फर्स्ट टाइम वोटर होगा। देन उसके अलावा यूथ अब की बारी डिसाइसिव रोल प्ले करेगा इलेक्शंस में। तो इसलिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक कंसंट्रेशन हुआ है, अभी तक महिलाओं पे था। महिलाओं को पैसा दिया गया, सब कुछ करा गया, उनको कई स्कीम्स लेकर आए वो लोग। मध्य प्रदेश में हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ। अब की बारी यूथ है। यूथ एक बहुत बड़ा बल्क है, और यूथ ऐसा है कि जो अपने पेरेंट्स को भी गाइड करता है, अपने नेबरहुड में भी गाइड करता है। और यूथ के साथ एकेडमिशियंस भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, एक बड़ा क्लास है। नाउ कमिंग टू आकाश आनंद। देखिए, ये आकाश आनंद कब तक
एक्टिव है, एक तो ये भी नहीं पता, क्योंकि कई बारी मायावती जी ने उनको एक्टिव करा, फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया। अब वो जब आए हैं तो मुद्दे पे बात करना चाहिए था उनको। रहा अंकल कहना, अंकल कहने में कोई ऐसी बात नहीं है, बट वो ये जो यूथ अपने को जो आइडेंटिफाई कर रहा है विद अखिलेश एंड विद राहुल, उसकी ये एक तरह से कह लीजिए कोशिश हुई है कि एक और यंगर आदमी आए और उसको डिवाइड करे। उन्होंने दो बातें बोली हैं और मेरे को लगता है कि अंकल तो एक बात है, जो उससे बड़ी बात उन्होंने करी है कि हमारे हम्म। लोग जब रिजर्वेशन की बात करेंगे, हमारे लोग जब जॉब्स डिमांड करेंगे, हमारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो वो एक तरह से यूथ जो यूनाइट हो रहा था उसको एक डिवाइड करने की भी कोशिश नजर आती है। तो डेफिनेटली उनका ये है कि मैं एक यंग पर्सन हूँ, और बीएसपी के सपोर्टर्स में एक बड़ी मायूसी थी कि क्यों आकाश आनंद नहीं आ रहे हैं। तो वो अब मायावती ने उनको आगे करा है, पर उनका मकसद क्या है वो बड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। उनका मकसद, वो चाहती हैं वो अकेले चुनाव लड़े, तो अकेले चुनाव लड़ने में वो एक बैलेंस करती हैं, ऑपोजिशन को ज्यादा अटैक करती हैं, क्योंकि उनका वोट वहां पे है। भाई दलित वोट वो ले जी। जाने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का पुराना सपोर्टर दलित रहा है। तो अगर दलित वापिस चला गया, ब्राह्मण जिनको वो लेकर आए थे, अगर ब्राह्मण वहां चले गए, तो फिर उनका बेस वोट ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो ऑपोजिशन पे ज्यादा फोकस कर रही हैं, बीजेपी पे उनका अटैक कम रहता है। इसीलिए जो सस्पिशन होता है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात होती है, क्योंकि उन्होंने 4 बारी सरकार बनाई, बीजेपी के साथ 3 बारी मिलके बनाई जब कोalition गवर्नमेंट्स बनाई, और उनको कोई उनके वोटर को और उनको ऐसा नहीं है कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना है, जैसे कि अखिलेश और कांग्रेस नहीं जाएंगे, हम्म। समाजवादी पार्टी और ये लोग कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पर मायावती का वोटर भी एक्सेप्ट कर लेता है, और उनको भी कोई जो कहना चाहिए ना, परहेज नहीं है, और वो जा सकते हैं, अनटचेबल नहीं है पार्टी के लिए। तो ये जब आप बात कर रही हैं कि डिवाइड करने की कोशिश नज़र आ रही है आकाश आनंद ने जो कहा, आप ये देख पा रही हैं कि क्या कोई ऐसा डिवाइडेशन दिख रहा है कि ये दलित युवा है, ये ओबीसी युवा है, ये अपर कास्ट युवा है, ये आपने कुछ सेंस किया है कि ऐसा कोई ये पहचान ज़्यादा बड़ी दिख रही है या आपको ये दिख रहा है कि अभी सिर्फ़ युवा की पहचान ज़्यादा बड़ी है, जाति, धर्म ये पीछे नज़र आ रहा है? देखिए, जब हम एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो युवा एक होता है, यूथ यूनाइट हो जाता है। जैसे जी। यूजीसी का जब वो इक्विटी नॉर्म्स अमेंडमेंट आया तो उसके बाद डिवाइड हुआ था, और हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में अपर कास्ट वर्सेस बैकवर्ड एंड दलित अब साथ में हो गए थे। तो इन दो ये लोगों के दो ग्रुप्स बन गए थे। अब की बारी जब जंतर मंतर से एक जो बात आई है कि उन्होंने एक एंटी माइनॉरिटीज नहीं है, उन्होंने पूरे यूथ की बात करी है, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो एजुकेशन रिफॉर्म्स है वो तो पूरे यूथ को ही कंसर्न करते हैं ना। वो हुँ। कोई इसकी बात नहीं है कि आपके खाली इनको करना चाहेंगे कि वो खाली मुस्लिम्स का है या ब्राह्मण का है या ठाकुर का है, वो तो सभी का है। तो इसलिए ये जो सजे एक डिवीजन हो सकता है। जब हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं, आकाश आनंद की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने प्रयागराज में 8 अगस्त को एक बड़ा प्रोग्राम किया, छात्रों की गूंज नाम से और उस कार्यक्रम में जो स्थिति बनी, जिस तरीके की भीड़ आई सुनीता जी आपका फ्रेम थोड़ा हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल मैम। तो ये जब गूंज कार्यक्रम हुआ और मतलब पहले इजाज़त नहीं मिली, बारिश हुई उसके बाद भी एक भीड़ देखने को मिली और लोगों ने इस भीड़ को बहुत ट्रांसलेट करने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि ये 2014 के पहले जैसी रैलियों में एक गूँज दिखती थी, वैसी हमिंग देखने को मिल रही है। क्या आप ये इम्पैक्ट देख रही हैं राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट देख पा रही हैं आप जेन-ज़ी में? जबकि उनका विरोध भी हो रहा है कि झारखंड नहीं जा रहे हैं, तमाम बातें, लेकिन इन सब के इतर आप देख पा रही हैं कि क्या राहुल गांधी कोई इम्पैक्टफुल हैं इस वर्ग को लेकर? क्या उनको ये जो वर्ग है, वो वोट जाकर देगा? देखिए, अगर आप पूरे उसमें देखें
तो मैं कहूंगी 4 नेताओं ने काफी आगे आगे बढ़कर आए हैं। राहुल जी। गांधी तो बिल्कुल डेफिनेटली वो पहले भी कर रहे थे, गूंज उनके और जगह भी हुए हैं। और राहुल गांधी के लिए ये आ रहा है कि ही इज अ फाइटर, कि मतलब एक इमेज उन्होंने बनाई है लगातार कंसिस्टेंटली। मतलब एक जो कहते हैं ना कि आदमी थक जाता है लड़ लड़के, इतना उनको रिडिक्यूल करा गया, उनको पप्पू बना दिया गया, कभी कुछ कहा गया, ये कहा गया इतने इलेक्शन वो हारते हैं, बट वो कंसिस्टेंटली अपने मुद्दों पे खड़े हैं। और आज की तारीख में नेचुरली जब गवर्नमेंट से कोई डिमांड करता है और गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स नहीं होते, तो सेकंड जो बड़ा नेता होता है, पार्टी होती है, ऑपोजिशन लीडर है, वो उनकी बात होती है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से और बड़ी तेजी से उस बात को उठाया। उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी, वो काफी इसमें एक्टिव रही हैं और काफी आगे रही हैं, और वो भी बहुत डेयर डेविल उसमें रहती हैं। थर्ड, अखिलेश यादव लगातार यूथ की बात करते हैं, और उन्होंने इस पे लोकसभा में और सब जगह करा। बट आई थिंक द सरप्राइज जो सबसे ज्यादा हुआ है वो है डिम्पल यादव का सामने आना। जी। ये एक जो जिस तरह से डिम्पल यादव सामने आई है, और जिस तरह से आई है, देखिए एक तो स्टेटमेंट देना होता है, पर डिम्पल यादव का जो लोगों ने देखा पूरे में, कि किस तरह से वो यूथ के साथ खड़ी थी और हेल्प कर रही थी, तो ये बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। इनफैक्ट लोग कह रहे हैं कि नाउ शी हैज कम आउट ऑफ हर हस्बैंड शैडो। अब वो एक इंडिपेंडेंटली जवाब दे रही है, और काफी क्या कहना चाहिए, काफी फोर्सफुली एग्रेसिव है। और स्पेशली, और एक तो चीजें जो वो बोला उन्होंने कि बेटियां, बच्चे, तो एक जैसे लगा लोगों को एक मदर की तरह वो बिहेव कर रही है, या मदर की तरह हैंडल कर रही है इसको। तो ये इन 4 नेताओं ने तो करा है। राहुल डेफिनेटली मैं कहूंगी कि आज की तारीख में काफी देखिए, वोट आगे मिलेगा नहीं मिलेगा उसके कई कारण होते हैं। हम्म। आपका काडर कितना तैयार है, आपका आपके बूथ लेवल पे कितना काम हुआ है, आपके जो वर्कर्स हैं वो बीजेपी में चले गए हैं या आपके साथ हैं। यूपी की कहानी तो उनकी बहुत ही दयनीय है उनकी स्थिति। हाँ, बट डेफिनेटली उनकी इमेज बहुत इम्प्रूव करी है, स्पेशली अमंगस्ट यूथ। एंड लोगों को लग रहा है कि हाँ, एक व्यक्ति है। और इलाहाबाद जो उनका एक तरह से घर ही है, वहां जी। पे पार्टी बहुत नीचे गई है। तो लोग यही कह रहे हैं कि राहुल हैज रिकनेक्टेड इलाहाबाद विद गांधी। ये बात आ रही है। आपने डिंपल यादव का ज़िक्र किया, उस पे मैं आगे सवाल लेने वाला था, लेकिन उस पे मैं लूँगा। लेकिन एक सवाल इस प्रोग्राम को लेकर भी, जब राहुल गांधी का प्रोग्राम प्रयागराज में हुआ, उनके गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी के लोग थोड़े अनकंफर्टेबल नज़र आए। पर्दे के पीछे ये भी कहते नज़र आए कि कम से कम आपको हमें लूप में लेना चाहिए था जब आप इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या आप देख रही हैं कि राहुल की एक्टिविटी से कोई अनकंफर्टेबल स्थिति है गठबंधन में? इसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, अगर आप देखें तो दोनों पार्टीज का अगेन एक वोट बैंक जो है, वो कहीं ना कहीं पे वोट बैंक की बात आ जाती है। कांग्रेस का वोट बैंक 3 तरफ बटा था, 3 जो उनका ट्रायंगुलर एक था ना, एक ब्राह्मण, दलित एंड मुस्लिम। मुस्लिम चला गया था मुलायम सिंह जी के साथ, ब्राह्मण चला गया बीजेपी के साथ, और दलित चला गया था मायावती जी के साथ। और इसका असर ये होता है कि सब विनिंग पार्टी को देते हैं, तो इनमें से अगर एक वोट बैंक वापिस आता है तो दूसरा देखता है कि दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही एक कारण है कि कांग्रेस ने, एक तो लीडरशिप बड़ी पुअर रही यहाँ पे, और उन्होंने कोई अपना काडर बिल्डिंग नहीं करी। और तीसरा, उन्होंने उनके ये रहा, मुस्लिम आएगा तो दलित आएगा, दलित आएगा तो ब्राह्मण आएगा, ये वाला एक चलता रहा ना। रिवाइवल ऑफ कांग्रेस से क्या होगा? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक सेटबैक होता है। और बट जबकि समाजवादी पार्टी ने अपना ब्रॉडन करा है, पीडीए जो करा है, हुँ। वो एक तरह से अपना वोट बेस को बढ़ाने के लिए करा है। वो खाली मुस्लिम यादव तक ना रहे लिमिटेड, उसको और आगे और कास्ट में अपने को बढ़ाने के लिए उन्होंने। और अब तो उन्होंने पीडीए में पीडी को पंडित कह दिया, पी पिछड़ा पीडी पंडित कर दिया है। तो वो एक विनिंग फॉर्मूला बनाने की बात है। देखिए, थोड़ा बहुत तो दोनों एक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, और थोड़ा बहुत तो इनके नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं रहते हैं थोड़ा सा। जैसे कुछ कांग्रेस के नेता कई बारी
अलायंस को लेके स्टेटमेंट्स दे देते हैं। बट अगर आप देखें ऊपर राहुल और अखिलेश के लेवल पे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सी नजर आती है। अब वो सीट शेयरिंग के वक्त पे क्या होगा मैं नहीं कह सकती हूँ, बट आज की तारीख में पार्लियामेंट में जब वो बस पे उनको अरेस्ट किया गया था दोनों को, उस वक्त पे पूरे वक्त पे दोनों का अच्छा एक कोऑर्डिनेशन नजर आया है। बट डेफिनेटली, और मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे राहुल 29 की तैयारी कर रहे हैं, वो 27 में यूपी में इम्प्रूव करना चाहते हैं। बट उनकी मेन लड़ाई अभी जो हो रही है वो नेशनल लेवल की 29 में ही शायद रियलाइजेशन हुआ है कि कांग्रेस को अभी 29 की लड़ाई करना चाहिए और सारे स्टेट्स में जो उनके पार्टनर्स हैं उनको साथ रखना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी आप सवाल चलते डिम्पल यादव को लेकर और इस पूरे जेनजी प्रोटेस्ट पर जिस तरीके से उनकी छवि बनी, आपने एक जिक्र किया कि 4 नेताओं में सबसे ज़्यादा मुखर होकर और उभर कर सामने आई। लोग अब ये भी कह रहे हैं कि डिम्पल अब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भाभी थी, अब वो माँ बन गई हैं। आपने मदर फिगर का जिक्र भी किया। क्या ये बहुत प्लानिंग के साथ समाजवादी पार्टी कर रही है कि एक तरफ यूथ भी जुड़े, दूसरी तरफ महिला भी जुड़े, जो इस पूरे जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जिस वोटर ग्रुप का जिक्र थोड़ा कम हो गया है, वो है महिला, क्योंकि अभी तक बिहार चुनाव से लेके बंगाल चुनाव तक महिला वोटर की बहुत चर्चा थी, महिला आरक्षण बिल की बहुत चर्चा थी और बीजेपी के लिए एक विनिंग फॉर्मूला की मुस्लिम्स में भी 6% महिलाएं ज़्यादा बीजेपी को वोट कर रही हैं। ये क्या डिंपल को बिल्कुल स्ट्रेटजी के तौर पर समाजवादी पार्टी में लाया गया है? क्या ये कोई बड़ी प्लानिंग आप देख रही हैं? ये मैं पूछा कि बहुत सारी चर्चाएं इसके इर्द-गिर्द चल रही हैं। देखिए, अब ये प्लानिंग तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, कोई भी चीज बिना प्लानिंग के तो करती नहीं है। बट वहां जाके किस तरह से कोई नेता बिहेव करेगा जब वो स्पॉट पे पहुंचते हैं वो उसका पर्सनल होता है। तो इनफैक्ट डिम्पल एज सच इज अ वेरी सॉफ्ट एंड एलिगेंट लेडी, और उन्होंने जब वहां पे देखा तो वो मुझे लगता है उस समय जब वो जंतर मंतर पे थी और जब उन्होंने बच्चों का इस तरह से चोट लगी हुई बेहोश देखा, तो ये उनका एक नेचुरल रिएक्शन था। वो कोई, आप नहीं कह सकते हैं कि वो कोई पुट ऑन था, ड्रामा था, वो मुझे नहीं लगता। बट डेफिनेटली उसका एक पार्टी को एक एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है उसको, उसकी दो इश्यूज है जो बार बार आते हैं। एक तो बहुत ज्यादा जैसे वो प्रो मुस्लिम है, और दूसरा एक बार बार गुंडागर्दी वाला इशू उठाया जाता है जो कि मुख्यमंत्री जी लगातार उठाते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। अब डिम्पल यादव के आगे आने से, एक तो वो ठाकुर है और उत्तराखंड की ठाकुर है, जी। एंड एक महिला है, एक एजुकेटेड महिला है, और उन्होंने इतने टाइम में अपना कंडक्ट बड़ा सॉफ्ट एंड जो कहते हैं सोबर एंड मेरा जहां तक ख्याल है कोई बीजेपी के भी नेता कोई उनको लेके कोई ऐसी बात कभी नहीं कहते हैं, ना वो कभी किसी के लिए कोई अपशब्द बोलती हैं। तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज तो समाजवादी पार्टी को होगा, प्रोवाइडेड समाजवादी पार्टी उनको और आगे रैलीज में और यहीं तक ना रहे दिल्ली का जंतर मंतर के बाद पार्लियामेंट और जो आपका पार्लियामेंट के सामने है। बट अगर वो आगे रैलीज में उनको एक्टिव करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उससे, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि महिलाएं बड़ा क्लोजली वॉच कर रही हैं और उनको एक चीज अच्छी लग रही है कि इस तरह से वो आगे आई हैं। बट उस पे तो किस तरह से पार्टी उनको आगे डिप्लॉय करेगी। इलेक्शंस में तो डिप्लॉयमेंट होता है, आप जानते हैं, योगी जी जी को हर स्टेट में भेजा जाता है वोट के लिए। तो वो इस पार्टी के ऊपर है कि वो किस तरह से इनको आगे बढ़ाएंगे और इसका एडवांटेज ले। बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये है कि 27 में कौन इस पूरे मूवमेंट का, इस पूरे जेनज़ी वर्ग का एडवांटेज लेकर जाता है और किसका साथ ये जेनज़ी देते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप सभी दर्शकों का, सुनीता आर्यन जी का, सबका आभार। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।